Welcome back students. Today we will be starting with our new chapter, that is reproductive health. बेटा जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि व्हाट इज़ हेल्थ, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बारे में ही हमें पता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेबीज और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग new offsprings, new generations is known as reproduction. So the process is known as reproduction and all the organs related to it falls under the reproductive system. Fine. Now what is health? But as per WHO, World Health Organization, when a person is physically, mentally, socially fit, then he can be termed as health. Okay? जब कोई बंदा फिजिकली, सोशली, मेंटली अपने सोसाइटी में फिट होता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसे एक हेल्दी इंडिविजुअल हम बोलते हैं। जब बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तो वो इंसान, द पर्सन हु a person who can a person who has all the sex organs or reproductive organs in healthy condition and is capable of doing reproduction related activities is known as reproductive health. Okay, and then particular person is known as to be healthy in reproduction. Fine. अब बेटा जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हुए रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक आ गए हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल और मेंटल तो हम जानते हैं कि किसी फिजिकल हम जानते हैं कि ऑर्गन्स की फिजिकल अपीयरेंस, उनकी फिजिकल कंडीशन जो है प्रॉपर होगी तो मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी अच्छी मानी जाएगी। मेंटली और सोशली कैसे? बेटा मेंटली होता है आपकी ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी, आपकी थिंकिंग, ठीक है, आप किसी चीज़ को किस तरह से कंसीडर करते हो। मेंटली मीन्स हाउ यू रिएक्ट ऑन रिप्रोडक्शन रिलेटेड topics. What is your attitude towards it? ये सब किस में आता है बेटा? ये आता है मेंटल हेल्थ में। मेंटली जो हम क्राइटेरिया रखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ये उसमें आता है, ठीक है। इसमें भी आगे और चर्चा करेंगे। फिर बात आती है सोशली फिट। सोशल फिटनेस से क्या मतलब है? सोशली फिट का मतलब है बेटा कि सोसाइटी में जब ये इश्यूज आते हैं, when such issues arise in your society, issues arise then how you react as a social being, ठीक। देखने में जो है बड़ा वेग सा टॉपिक है बेटा, रिप्रोडक्शन जो है कॉमन टॉपिक है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बड़ा वेग टॉपिक है कि इसमें क्या पढ़ेंगे, बट इट इज़ ऑफ utmost important in your syllabus because not only this will help you in gaining marks theoretically,
but also it will provide you with certain life skills that you can't gain otherwise. Okay, आज अगर इस लेक्चर को ध्यान से समझ लोगे, इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आप आने वाली लाइफ को इजियर बना लोगे. Why? Because you people fall into the category of teenagers. Okay, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया कि प्यूबर्टी क्या है, एडोलेसेंस क्या है, all are same thing, synonyms of each other. Means you people are capable of making babies or offspring. Okay, you are having reproductively, you are sexually mature to do reproduction. ठीक है, अभी आप लोग टीनेजर्स हो, आप लोग सेक्सुअली मैच्योर हो रिप्रोडक्शन के लिए. You are capable enough of making babies. Your sex organs are mature enough to generate a new baby. Soon, you will be entering into the fertile stage of your life. Fertile stage of your life means you will be becoming a couple. Okay, soon you will be getting married, and then you will be a mature couple, giving birth to your young generation. And during that phase of time, this all knowledge will be highly useful to you guys. ठीक है, अब बेटा आगे बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है सोशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक की नॉलेज होना हमारे लिए बेनिफिशियल है. देखिए बेटा, रेप केसेस हैं, ठीक है, फीमेल फिटिसाइड है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, डेथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी. ठीक है, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सोसाइटी में हाईली प्रिवेलिंग है. ठीक, हाईली प्रिवेलिंग होने के कारण इनका हमारी सोसाइटी पे, हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसके फॉर्मुलेशन पे एक खास असर, खास इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट एटमोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन होनी चाहिए वो है कि सोशल नॉलेज, सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस टॉपिक. अगर बेटा सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस नहीं है तो बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस होनी शुरू हो जाती है. बहुत सारे ऐसे एविडेंस और अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हमारी सोसाइटी डिग्रेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, मेजर कंसर्न ऑफ टुडेज जनरेशन, रेप केसेस हाईली इंक्रीजिंग इन नंबर. ठीक है, आईपीसी की इंडियन पीनल कोड 365 डिफाइंस रेप. अगर आपको ये पता है कि रेप क्या है, तो अगर कल आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, आप पे रेप का एलिगेशन लगता है, देन यू विल बी यू कुड डिफेंड योरसेल्फ. यू कैन डिफेंड योरसेल्फ स्टेटिंग दैट इट वाजंट अ रेप. ओके, एंड व्हाई, मतलब ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है बेटा, रेप करने पे इंसान मजबूर हो रहा है. ठीक है, या इस ऐसी क्या कंडीशन जनरेट हो रही है, क्या कमी रह रही है हमारी सोसाइटी के एजुकेशन सिस्टम में, परवरिश में, जो इस तरह की हरकतें हमारी सोसाइटी के अंदर हर दिन देखने को मिलती हैं. देखिए बेटा, इफ यू नो दैट एवरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटस, इंटरकोर्स, पॉपुलेशन, दिस आर सिनोनिम्स. आप इन टर्म्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे. जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी अ रेप. ओके, जहाँ इंटेंशन विल इन्वॉल्व है, ठीक है, जहाँ दोनों इंडिविजुअल्स की इंटेंशन विल मौजूद है, वहाँ जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उसको रेप का नाम नहीं दिया जा सकता. सेकेंड थिंग बेटा, जब
एलिगेशन लगता है रेप का, तो आपने सुना भी होगा मैरिटल रेप्स के बारे में। ये क्या चीज़ है बेटा? अगर आप किसी इंसान के साथ फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हो, बी इट एनीवन, कोई अननोन है या फिर वो आपकी वाइफ है, देन it will fall under this category of marital rape. Rape in married couples या married couples is known as marital rape. ठीक है, आप अपनी वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को फोर्स नहीं कर सकती सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, कोइटस के लिए, कॉपुलेशन के लिए विदाउट हिज विल और इंटेंशन। ठीक है, तो रेप के अंदर एक मेजर कैटेगरी मैरिटल रेप की है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मतलब फर्स्ट चीज़ है कि विल का होना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट है कि अगर आपकी वाइफ या आपका पार्टनर मैरिड है आपसे, लेकिन वो 16 ईयर्स से द पर्सन इज ऑफ एज लेस देन 16 ईयर्स, देन इट विल बी टर्म्ड एज मैरिटल रेप। ठीक है, तो अगर यंग फीमेल है तो उसके साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स मैरिटल रेप कैटेगरी में आएगा। अब बेटा देखो, जो इंसान नॉर्मल होगा वो कभी भी अपने आप को दूसरे के ऊपर फोर्स या पुटअप नहीं करेगा। रेप क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि आप फिजिकली, मेंटली, कॉन्शियसनेस के साथ इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है, जैसे आजकल के मिनिस्टर्स बोल देते हैं कि भाई लड़का था, बहक गया, रेप हो गया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। It's a conscious activity. It involves your brain, okay? And if you are committing it with a conscious mind, then it is a crime. ठीक है, किसी भी काम को जो दूसरे के लिए हानिकारक है और आपकी कॉन्शियसनेस उसमें इन्वॉल्व है, तो वो बेटा एक क्राइम का रूप ले लेती है। और इसी तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में जब आप किसी को इंटेंशनली हर्ट करते हो, देन इट इज टर्म्ड एज रेप। ठीक है, अगर आप सोशली वेल हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, then you will never be forcing yourself upon some other person or the fellow gender. Okay. Next, रेप के बाद बेटा हमारे पास क्या आती है दिक्कत है? फीमेल feticide. What is a fetus? An unborn, undelivered baby is known as fetus. Female fetus को साइड जहाँ पे बेटा दिस ये जो सुफिक्स है साइड, इट मीन्स किलिंग। फीमेल fetus को वोम के अंदर बिफोर डिलीवरी मार देना इज नोन एज फीमेल feticide. ओके, और अगर मैं बोलती हूँ फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो बेटा इन्फेंट क्या है, एक न्यूली बॉर्न बेबी को इन्फेंट बोला जाता है। यानी कि जब बेबी को, जब फीमेल चाइल्ड को डिलीवरी के बाद जानबूझकर नॉइंगली किल किया जाता है, तो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। डिफरेंस समझ आया? फिटिसाइड यानी कि वूम्ब के अंदर बेबी को मारा जा रहा है, इन्फेंटिसाइड यानी कि डिलीवरी के बाद फीमेल चाइल्ड को मारा जा रहा है। अब बेटा ऐसी फीमेल्स ऐसा क्या गलत काम करके मतलब पैदा हो रही हैं जो उनको हम इतनी बेदर्दी के साथ पैदा भी नहीं होने दे रहे, उससे पहले ही उनके फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं, या उनको वूम्ब के अंदर मार रही हैं, या पैदा होने के बाद उन्हें मार रही हैं। ठीक है, ऐसी क्या मजबूरी होती है कि जो मदर 9 मंथ्स तक एक बेबी के साथ फिजिकली और इमोशनली अटैच्ड है, वो अपने बेबी को जो है अपनी फीमेल गर्ल चाइल्ड को या गर्ल चाइल्ड को मारने के लिए दूसरों के हाथों में सौंप देती है। Why? Because of some other adult practices that are prevalent in our society. One such activity is rape, and the other, which I feel is dowry. जहाँ दहेज प्रथा है बेटा सोसाइटी में, वहाँ हमेशा लड़कियों को बर्डन समझा गया है और समझा जाएगा। ओके, हमें एजुकेटेड वेलबींग होने के, हमें एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस फैलाएं, क्रिएट करें कि डोरी जैसे सिस्टम को हम स्टॉप कर सकें, ताकि
आने वाली जनरेशन्स में इस तरह की कुप्रथा या माल प्रैक्टिसेस देखने को ना मिले। बेटा इन्हीं प्रैक्टिसेस के चलते जो इंडियन सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ गर्ल्स और फीमेल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है। इन दो प्रैक्टिसेस के चलते बेटा हमारी जो इंडिया का सेक्स रेशियो है वो काफ़ी लाचार है, काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है, एंड वी नीड टू पॉन्डर ओवर इट एंड थिंक एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू मैनेज दिस सेक्स रेशियो। और आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी कि सेक्स रेशियो के गड़बड़ाहटों में या लिस्ट सेक्स रेशियो में हमारी स्टेट हरियाणा टॉप करती है, ठीक है। We have the least number of girls per 1000 boys. It's somewhere around 335, something like this, and you should Google about it, okay? And then there are some questions regarding it. अच्छा, best sex ratio कहाँ है? इंडिया में कौन सा स्टेट सेक्स रेशियो में सबसे अच्छा कर रही है? Then it's केरला। There are some 1032 girls per 1000 boys. Okay. So we need to learn something from the state Kerala, and we should try to manage our sex ratios, and so that in coming future there continue to be a balance among the males and females. क्योंकि बेटा अगर इसी तरह चलता रहा ना, अगर इसी तरह हमारा सेक्स रेशियो गड़बड़ाता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हर घर में हरियाणा के अंदर हम दूसरी स्टेट से गर्ल्स को मैरिज करके लेके आएंगे, ठीक है। और बेटा जिस घर में खुद बेटियां नहीं हैं वो परिवार या वो लोग दूसरों की बेटियों की इज्जत करना नहीं जानते हैं। तो यहाँ से मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाहती हूँ कि डोंट कंसीडर गर्ल टू बी बर्डन। मैं भी एक लड़की हूँ, ठीक है। आपको पढ़ाने वाली मोस्टली 80% जो टीचर्स हैं वो लड़कियां हैं, आपको पैदा करने वाली एक विमेन है, ठीक है। कंसीडर विमेन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक अ बॉय। उसको आप अपॉर्चुनिटीज दो, उसको आप एजुकेशन प्रोवाइड करो, एंड यस आई हैव एनफ कॉन्फिडेंट कि वो लड़कियां लड़कों से भी अच्छा करके दिखाएंगी, ठीक है। आप ऐसा, लड़कियों के हाथ तो खुद ही काट देते हैं पेरेंट्स, पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। उनको बांध के रखते हैं, चेन अप करके रखते हैं, उनको भी उतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। अब हरियाणा में जब हम बात करते हैं तो बेटा एक और फन फैक्ट मैं आपसे शेयर करती हूँ। हरियाणा में जब लिटरेसी की बात करते हैं ना तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है? गुड़गांव, ठीक है। इट इज टॉप इन लिटरेसी रेट, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं। और लोएस्ट कौन है? नून। ये लीस्ट लिटरेसी रेट रखता है हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट। और ये बड़े जो है ना सरकाज़्म या आप कह सकते हो बड़े फन है इस चीज़ में कि गुड़गांव का सेक्स रेशियो लीस्ट है और नून का सेक्स रेशियो हाईएस्ट है, ठीक है। यानी कि बेटियों को मारने में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से हैं, कौन हैं? वो आपके और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं। क्यों? ये तो आप और मैं सोचेंगे, ठीक है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये इस तरह से हम पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ये हरकतें क्यों होती हैं, ठीक है। और नून क्या है? नून बेस्ट है सेक्स रेशियो में व्हेन वी कंसीडर कंपेयर इट विद द अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। यहाँ बात आती है, यहाँ ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम बात करते हैं कि ऐसा क्या तरीका है बेटा जिससे ये पता लग रहा है कि जो डेवलपिंग बेबी है वो फीमेल है या मेल है, क्योंकि यही तो है मेन ग्लूकोज। अगर पता ही ना लगे तो कोई फीमेल फोर्टिसाइड नहीं होगा,
तो यहाँ मैं बताऊंगी आपको एक टेक्निक के बारे में, मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एमिनो सिंथेसिस। मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके चारों तरफ 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक लेयर है एम्ब्रियो। इस लेयर, ये लेयर जो है बेटा ये बलून के जैसे होती है, इसके बीच में इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है एंड इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। फाइन। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जैसे मान लो ये एक लेडी है, ठीक है। Suppose this is a lady. यहाँ बेबी है, ठीक है बेटा। दिस इज एमनियोटिक सैक बोले तो थैली, डेवलपिंग फीटस, और ये जिस फ्लूइड में तैयार कर रहा क्या है एमनियोटिक फ्लूइड। डॉक्टर क्या करते हैं बेटा, सिरिंज लेते हैं, सिरिंज से मदर के जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है इसको सकअप करते हैं उस पर्टिकुलर सिरिंज के अंदर। तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या मिलता है हमारे पास, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो डेवलपिंग बेबीज हैं, डेवलपिंग बेबी है, इसकी सर्टेन सेल्स होती हैं जो शेड ऑफ होती हैं, क्योंकि ग्रोइंग बेबी की आउटर स्किन शेड ऑफ होती रहती है इस फ्लूइड के अंदर। प्लस ये फीटस जो है बेटा ये सर्टेन केमिकल्स रिलीज करता है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन बोल सकते हो आप, या जो इसमें ग्लैंड्स हैं, अलग अलग ग्लैंड्स बनाए हैं इसके न्यूली डेवलपिंग फीटस ने, वो अपनी कुछ सर्टेन केमिकल्स रिलीज करता है, वो केमिकल्स मौजूद हैं। इन सेल्स और केमिकल्स की मदद से, इनके एनालिसिस से हम ये पता कर सकते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है क्या उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये कोई उसको ऐसे दिक्कत तो नहीं कि वो बेबी जो वो डिलीवरी के बाद उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिमिटेड हो, शॉर्ट हो, और वो जल्दी ही सून इट में डाई। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, कुछ ऐसी बीमारी हो जो मदर के लिए ही खतरनाक हो जाए कॉन्टिन्यूटी में, प्रेगनेंसी की कॉन्टिन्यूटी में, तो उन चीज़ों को स्टडी करते हैं हम सेल्स और केमिकल्स की मदद से। बेटा सेल्स में आपको मैंने बताया है बहुत बार कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। These chromosomes code for various genes and genes are the smallest unit of heredity, ठीक है। तो सेल्स की स्टडी हम करते हैं डीएनए कैरी करने वाले क्रोमोसोम्स के लिए, और क्रोमोसोम्स की स्टडी को बोलते हैं बेटा कैरियोटाइपिंग। जब क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाता है तो उसको बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। कैरियो यानी कि डिफरेंट कलर्स, टाइपिंग यानी कि उसको स्टडी करना, ठीक है। पहला मेथड तो कैरियोटाइपिंग का हमारे पास, हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। सेकेंड मेथड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। टू स्टडी वेरियस बैंड्स ऑफ दिस डीएनए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डीएनए के अलग अलग बैंड्स की स्टडी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कैरियोटाइपिंग जब भी की जाती है तो हमारे जो 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि 23 पेयर्स में मिलते हैं बेटा, ये अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, ठीक है। कोई क्रोमोसोम्स बड़ा है साइज में, कोई क्रोमोसोम छोटा है। ऑल्सो
जो ये 23 पेयर्स हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि दो क्रोमोसोम सेम शेप और साइज के हैं और वो सेम किसके लिए काम कर रहे हैं, सेम ट्रेट को डिनोट करेंगे। ठीक है, दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। सिमिलरली देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, लोगस यानी कि मॉर्फोलॉजी, सिमिलर शेप साइज प्लस द कोड फॉर ये कैरी जीन्स फॉर सेम ट्रेट, ये कैरेक्टर बोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बेटा अगर मान लो ये वाला क्रोमोसोम इतना टूटा हुआ है, अच्छा ये भी पता है आपको कि ये मदर से आता है, ये फादर से आता है। अगर मान लो फादर से आने वाला क्रोमोसोम हाफ टूट गया है, ठीक है, ये पूरा ही एक तरफ से डिसअपीयर्ड है, तो ये क्या होगा, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को जनरेट करेगा। अब मान लो जहाँ ये दो क्रोमोसोम होने चाहिए थे वहाँ एक और क्रोमोसोम आ गया, ये किस में देखा जाता है बेटा, इट इज सीन इन, बोला जाता है इसको ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, यानी 21 जो पेयर है, 21st पेयर है क्रोमोसोम का ह्यूमन बीइंग के अंदर, जब उसमें दो की बजाय 3 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, देन इट इज नोन एज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 एंड इट इज कॉमनली नोन एज डाउस सिंड्रोम। ठीक है, तो हमने मेन बात की है कि हम सेल्स की स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स को देखने के लिए, और क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करके, उनके नंबर को, शेप को, साइज को स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि क्या कोई जेनेटिक इशू या डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है ग्रोइंग फिटस में। ठीक है, अब देखिए बेटा ये जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है ना, क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये तो स्टडी किए जाते हैं बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैरियोटाइपिंग। इसमें आ जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिंटर्स सिंड्रोम एक्सेट्रा। और जो ये केमिकल्स हैं जिसमें कि हम वेरियस सिक्रीशंस जो फीटस से निकल रही हैं, उससे हम पता कर सकते हैं क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। हमने मेंडल के लॉज पढ़े हैं बेटा क्लास 11 में, मेंडेलियन। जब जेनेटिक इनहेरिटेंस के दौरान, जब इनहेरिटेंस के दौरान मेंडल के लॉज को फेल कर दिया जाए या उससे हटके कुछ हो, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का टर्म दी जाती है उस पर्टिकुलर चीज़ को। और इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, सच एज सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस में ये सब कवर करेंगे। इन डिसऑर्डर्स के बारे में हम जेनेटिक्स का जो चैप्टर है हमारा उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो ध्यान रखने लायक है कि बेटा जो एमनियोसेंटेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ वीक 16 से पहले नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी के टू 22nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बाद एमनियोसेंटेसिस किया जाता है तो वो मदर के ग्रोथ के, मदर की हेल्थ के लिए हजार्डस है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर अबॉर्शन होगा तो मदर के लिए भी बेटा हानिकारक होगा। और 16 वीक से पहले अगर आप करते हो तो देयर आर चांसेस ऑफ मिसकैरेज। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आने वाली क्लासेस में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में और डिस्कस करेंगे और फर्दर टॉपिक्स को पिकअप करेंगे। थैंक यू।